हेलो एवरीवन, मैं आदर्श शर्मा स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के लेक्चर 6 को लेके फिर से आया हूँ। ठीक है, लेक्चर 6 में हम कुछ आगे के बारे में पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स को भी आज हम देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने लेक्चर 5 आपका ख़त्म किया था, लेक्चर 5 तक पढ़ाया था। तो लेक्चर 5 में हमने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता रही थी। ठीक है, जो भी आपके स्ट्रेंथ होते हैं, स्ट्रेन होते हैं, स्ट्रेन के टाइप्स होते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन था और भी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी था, काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। तो एक छोटी सी बात, जैसे कल मैं आपको पॉइजन रेशियो के बारे में बताया था, लेकिन मैंने आपको उसका डिफिनेशन नहीं बताया था क्योंकि वो आपके सिलेबस में है, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, उसका डिफिनेशन लिखवा देता हूँ, सारी चीज़ें मैं उसके बारे में बता देता हूँ। फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, न्यूमेरिकल के लिए कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आते हैं पॉइजन रेशियो पे कि पॉइजन रेशियो हमारा होता है। ठीक है ना, तो पॉइजन रेशियो को देखते हैं। पॉइजन रेशियो, तो पॉइजन रेशियो एक्चुअली होता क्या है? तो पॉइजन रेशियो समझने से पहले आप एक एग्जांपल समझिए। अगर हम किसी बॉडी को खींचते हैं, किसी बॉडी को हम खींचते हैं तो क्या होता है, उसकी लंबाई तो बढ़ जाती है लेकिन उसकी चौड़ाई क्या होती है, घट जाती है। इसके अपोजिट अगर हम किसी बॉडी को प्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो क्या होता है, इसकी लंबाई क्या होती है, घट जाती है लेकिन इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है। ठीक है, हम इस पे F फोर्स लगा रहे हैं, F फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये बॉडी कुछ बढ़ जाएगा, कुछ इंक्रीज हो जाएगा। समझ लीजिए इसकी लंबाई जो थी, इसकी एक्चुअल लंबाई क्या थी, L थी, और इसकी एक्चुअल लंबाई L थी, और कितना बढ़ गया, ये डेल्टा लंबाई बढ़ गया, ये डेल्टा L क्या होगा, बढ़ गया। ठीक है, लेकिन इसी समय अगर हम इसकी थिकनेस d मानते हैं, इसकी थिकनेस d मानते हैं, तो क्या हुआ, ये इसकी थिकनेस दोनों साइड घट गई। तो अगर समझ लीजिए कि कितना घट गया, डेल्टा डी और डेल्टा डी क्या हुआ, दोनों साइड घट गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, जो स्ट्रेन है, लेंथ में जो स्ट्रेन हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, सॉरी वो बढ़ रहा है। ठीक है ना, लेंथ इन स्ट्रेन होने वाला है, यहाँ पे देखते हैं, सॉरी अगर हम इसकी लंबाई में विकृति देखते हैं, स्ट्रेन देखते हैं लेंथ में, मतलब ईएल की वैल्यू देखते हैं, ईएल लेंथ इन स्ट्रेन, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लेंथ में चेंज क्या हो रहा है, डेल्टा एल, और ओरिजिनल कितना है, एल, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल। सेम इसी तरह हम देखते हैं स्ट्रेन इन लेंथ की बात हो गई। अब हम क्या देख लेते हैं, लेटरल देख लेते हैं। ये क्या है, हमारा लेटरल है। ठीक है, पार्शियल विकृति, तो इसको क्या बोलेंगे, ईडी बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा डी बाई डी, घटा कितना है, डेल्टा डी कम हो गया है और टोटल कितना है, डी। ठीक है, इसको आप व्यर्थ भी कर सकते हैं, इसको आप व्यर्थ भी कर सकते हैं, ये क्या है, डेल्टा बी बाई बी भी कर सकते हैं, ये डेल्टा टी बाई टी भी हो सकता है। ठीक है, आपके इंडिकेशन के ऊपर है। अगर आप इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं तो डेल्टा डी बाई डी कर सकते हैं। अगर कहीं विड्थ दिया है तो आप डी बाई बी कर सकते हैं, और कहीं पे थिकनेस दिया है तो डेल्टा टी बाई टी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा था कि लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा एल बाई एल, और इसकी चौड़ाई क्या है, घट रही है तो डेल्टा डी बाई डी हो गया। ठीक है, इस तरह समझ सकते हैं। और मैं एक एग्जांपल अगर आपको यहाँ देके समझाने की कोशिश करूँ तो ध्यान से देखिएगा। ये हमारी कोई बॉडी है,
बॉडी पे क्या कर रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं। तो जब हम बॉडी पे क्या करेंगे, कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, तो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। इसकी पहले की लंबाई क्या है, पहले की लंबाई कैपिटल है और पहले का डाया कितना है, पहले का डाया डी, ठीक, पहले का डाया डी। लेकिन जब हमने इसको कंप्रेस किया तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, इसकी लंबाई कितनी हो गई, डेल्टा एल, क्या होगा, डेल्टा एल की लंबाई घट गई, डेल्टा एल की लंबाई घट गई। और एक साइड क्या हुआ, डेल्टा डी की लंबाई क्या हुई, बढ़ गई, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। अगर इस तरह भी आप देखना चाहें तो सेम ये चीज हो जाएगा। स्ट्रेन जो हो रहा है लेंथ में क्या हो रहा है, डेल्टा एल घट गया और डेल्टा एल बाई एल। आप अगर चाहें तो यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। जो लंबाई घट रही है उसको माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो उसका नेचर शो करता है कि वो घट रहा है, ठीक है ना। इस वजह से अगर आप माइनस में भी शो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लेटरल की बात आते हैं तो लेटरल में भी ये केस हो रहा है। तो ये दोनों चीजें हमको यहाँ से मिल रही है। पॉइजन्स रेशियो के अनुसार हमको क्या होगा, जब हम लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो डायमीटर घट जा रहा है, और अगर हम लंबाई को घटा रहे हैं तो डायमीटर बढ़ जा रहा है। मतलब अगर एक पोर्शन को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ जाएगा, दूसरे को बढ़ाएंगे तो पहला वाला क्या होगा, घट जाएगा। तो इस तरीके से जो हमको डाटा मिला, ये डाटा मिला। इससे हमको क्या पता होता है, क्योंकि लंबाई और मोटाई की जो माप है ना, वो लंबाई की माप की दिशा में ही है। आप देख रहे हैं ये जो चौड़ाई है ये किस दिशा में है, ये लंबाई की माप की दिशा में। इसलिए क्या होता है, जो हमारी लंबाई की दिशा में विकृति होती है वो लेटरल स्ट्रेन के, मतलब जो लंबाई में विकृति हो रहा है वो चौड़ाई के विकृति के क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है। क्योंकि ये किस पे निर्भर कर रहा है, चौड़ाई वाला किस पे निर्भर कर रहा है, लंबाई पे ही निर्भर कर रहा है। क्यों, चौड़ाई वाला लंबाई पे ही निर्भर कर रहा है। तो यहाँ से हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यहाँ से हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। हम स्टेटमेंट साइड में लिख रहे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, साइड में लिख देते हैं। स्टेटमेंट हमारा क्या है, लेटरल स्ट्रेन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेटरल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब क्या है, लंबाई में विकृति, और ये क्या है, ये पार्श्व विकृति है, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है। तो हम यहाँ एक चीज देखते हैं, लेटरल स्ट्रेन, अगर हम यहाँ से इस चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ से हमको एक कांस्टेंट मिल जाता है यम। लेटरल स्ट्रेन चूंकि इसकी लंबाई घट रही है, इस वजह से क्या करते हैं, हम इसमें एक कांस्टेंट यम का मल्टीप्लाई कर देते हैं कि जो इसकी लेंथ है या जो इसकी विड्थ है वो मेंटेन है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ से एक फार्मूला डिराइव होगा। अगर हम लेटरल स्ट्रेन को यही रहने देते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को यहाँ कर देते हैं तो फार्मूला हमारा हो जाएगा लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक। अब हम किसी यम को यहाँ कर देते हैं और क्या वैल्यू मिल जाएगा, हमको यहाँ से 1/m मिल जाएगा, ठीक है। 1/m मिल जाएगा, ठीक है। और यम 1 जो यम होता है हमारा, यही वैल्यू क्या होता है, ये हमारा कांस्टेंट होता है। 1/m जो है हमारा ये कांस्टेंट होता है। यहाँ से हमको क्या हुआ, पॉइजन्स रेशियो के लिए हमको एक फार्मूला मिल गया। फार्मूला क्या मिल गया, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इक्वल टू 1/m इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। आगे आते हैं, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, आप या फिर मैं नीचे लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। और ये जो यम 1/m होता है ये कांस्टेंट होता है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू 1/m।
जहाँ पे म्यू हमारा क्या होता है, पॉइजन रेशियो होता है। यहाँ पे म्यू को क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशियो। म्यू हमारा पॉइजन रेशियो होता है या पॉइजन अनुपात होता है, या पॉइजन अनुपात होता है। जैसे कि हमने हेडिंग लगाया पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो यानी नोट कर लीजिए। इसकी वैल्यू नॉर्मली 0.25 से लेके 0.55 के बीच होता है, ठीक है। और कभी कभी इसकी वैल्यू चेंज भी हो जाती है, तो मैं लिख देता हूँ म्यू की जो वैल्यू होती है वो 0.5 to 0.5 म्यू की वैल्यू होती है, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे इसके हम आपको आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल के बारे में आपको बताते हैं, जितने भी टाइप्स के इसमें न्यूमेरिकल्स हैं हम न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। फिर आगे कुछ और भी सेक्शंस के बारे में दिए हैं, हम उनकी भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ठीक है, आगे आते हैं। अब आ जाते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स की हम स्टडी करेंगे। तो अभी आपने जितने भी फार्मूले पढ़े हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं वो उन्हीं फार्मूले से आएंगे, ठीक है ना। अभी तक आपने जितना भी फार्मूला पढ़ा है, अल्टीमेट लोड का, स्ट्रेस का, इन सारे फार्मूलों को ही यूज करना है, ठीक है। तो मैं न्यूमेरिकल देखता हूँ कोई अच्छा सा, ठीक है। आते हैं न्यूमेरिकल 1 पे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल आप सुन लीजिए पहले, फिर मैं न्यूमेरिकल करवाता हूँ, ठीक है। और ये वाली बुक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये बुक है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की बुक है। ये बुक आरपी गर्ग की है। आप जेके कपूर की भी बुक को ले सकते हैं, लेकिन ये बुक मुझे थोड़ी सी उससे अच्छी लगी, ठीक है। उस बुक में क्या चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा इनोवेट किया गया है, ठीक है। वैसे ये बुक भी अच्छी है, नगीन प्रकाशन की बुक है। आप उस बुक को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। पेज नंबर 24 पे ये, पेज नंबर 25 पे एग्जाम्पल दिया है। पहले हम आपको एग्जाम्पल्स करवाएंगे, फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस्पात की एक छड़ की लंबाई 4 मीटर है तथा उसकी अनुप्रस्थ काट 25 मिलीमीटर इंटू 25 मिलीमीटर की है। इस पर 20 किलोन्यूटन का एक अक्षीय तनाव कार्य कर रहा है। छड़ में उत्पन्न प्रतिबल विकृति तथा उसकी लंबाई में वृद्धि का मान ज्ञात करिए तथा इसके लिए यंग मापांक ई का मान भी ज्ञात करिए। तो सबसे पहले जो डाटा दिया गया है उस डाटा को हम नोट कर लेंगे और 1 बाय 1 हम आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो पहला नंबर डाटा क्या क्या दिया है, जो भी डाटा दिया है पहले आप उसको नोट कर लीजिए। तो पहले मैं नोट कर लेता हूँ डाटा के डाटा डाटा दिया है। छड़ की लंबाई देखिए, इस्पात की छड़ की लंबाई 4 मीटर है। छड़ की लंबाई कितनी दी हुई है, 4 मीटर, लेंथ 4 मीटर हो गया। उसका अनुप्रस्थ काट यानी एरिया दिया है। एरिया क्या दिया है, 25 मिलीमीटर इंटू 25 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर इंटू
25 मिलीमीटर। उस पर क्या लग रहा है, उस पर टेंजाइल लोड लग रहा है, मतलब उसको खींचा जा रहा है, उस छड़ को क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। तो उसमें हमको क्या क्या ज्ञात करना है, प्रतिबल ज्ञात करना है। प्रतिबल क्या होता है, यानी स्ट्रेस होता है। प्रतिबल हमको स्ट्रेस ज्ञात करना है। विकृति स्ट्रेन ज्ञात करना है। उसकी लंबाई में जो वृद्धि हुई है यानी डेल्टा एल को ज्ञात करना है। और ये भी इस बात के लिए यंग मापांक ई का मान दे दिया है। ई का मान कितना दे दिया है, ई मैं ऊपर लिख देता हूं। ई का वैल्यू दे दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ई का वैल्यू दे दिया है, ठीक है। तो काफी आसान है, काफी आसानी से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। काफी आसानी से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। और एक चीज दे दिया है कि इस पे जो लोड लग रहा है उस लोड की वैल्यू है 20 किलोमीटर। तो मैं मान लेता हूं यहां P की जो वैल्यू दे दी है क्या दिया है, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर P का वैल्यू दे दिया। तो पहले यूनिट देख लीजिए, न्यूटन पर mm स्क्वायर, mm ये मीटर में है, इसका mm निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, मीटर को में चेंज करने के लिए 4 × 10⁻1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻3। यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर से मिलीमीटर में आ जाएगा। ये किलोमीटर में इसको न्यूटन में करना है तो 20 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ जाएगा, 3 0 1 0 4 0 2 × 10⁻4 न्यूटन, किलोमीटर से न्यूटन में आएगा, ठीक है। अब आपको सबसे पहले स्ट्रेस ज्ञात करना है। स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेस फार्मूला क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, ठीक है। लोड अपॉन एरिया ये फार्मूला होता है ना, P/A लोड अपॉन एरिया। तो लोड का वैल्यू कितना दिया है, 2 × 10⁻4। एरिया की वैल्यू क्या दी है, 25 × 25 25 × 25। तो इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आता है 32 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। आप लोग जब भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें तो हमेशा कैलसी का ही उपयोग करें, कैलसी को लेकर बैठे। हम जब SFD-BMD आपको पढ़ाएंगे तो SFD-BMD से पहले एक लेक्चर सिर्फ कैलसी के बारे में बताएंगे कि कैलसी में चीजें यूज कैसे होती हैं, क्या क्या चीजें किस तरह यूज होती हैं, हम सारी चीजों को यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। कि किस तरह से कैलसी यूज किया जाता है, इसमें कैसे आप डिग्री को मिनट में, सेकंड में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन को किस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सारी वैल्यूज के बारे में बताएंगे यहाँ पे। तो हमको स्ट्रेस की वैल्यू मिल गई, ठीक है। स्ट्रेस की वैल्यू मिल गई तो हमको स्ट्रेन की वैल्यू ज्ञात करनी है। ई का हमको दे दिया है तो हम आपको फार्मूला पता होगा, आपको फार्मूला पता है कि जो हमारा ई होता है, यंग्स मॉड्यूलस जो होता है, यंग्स मॉड्यूलस जो ई होता है, यंग्स मॉड्यूलस जो ई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल बटे विकृति। क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति होती है, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ई का वैल्यू दिया, सिग्मा का वैल्यू हमको स्मॉल ई ज्ञात करना है। तो स्मॉल ई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, स्मॉल ई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सिग्मा ई रहेगा, उसके बाद क्या होगा, ई नीचे आ जाएगा, सिग्मा अपॉन कैपिटल ई हो जाएगा। सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई है, सिग्मा की वैल्यू हमारी आ गई है 32 न्यूटन, 32 न्यूटन आ गई है। और कैपिटल ई की वैल्यू दी है 2 × 10⁻5, 2 × 10⁻5। तो इसको साफ कैसे करेंगे, 2 से ये 16 बार में कट जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 16 × ये 10⁵ जब ऊपर जाएगा तो 10⁻−5 हो जाएगा। तो ई का वैल्यू आ जाएगा 1.6। जब एक पॉइंट यहाँ हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पे क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब ये -5 है तो -4 हो जाएगा, ठीक है। एक जीरो क्या होगा, हट जाएगा, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है, 10⁻⁻4। चूंकि ये स्ट्रेन है इसलिए इसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, ठीक है। पहला हमारा ये चीज ज्ञात हो गया, दूसरा ये चीज ज्ञात हो गया, दूसरा ये क्या गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको लेंथ ज्ञात करना है, लंबाई, ठीक है। तो आप जानते हैं जो स्ट्रेन हमारा होता है, जो इनकी वैल्यू होती है स्ट्रेन इन लेंथ, लंबाई में विकृति। क्या होता है लंबाई में विकृति, ई। यल आप चाहे तो लिख सकते हैं, यल क्या शो कर रहा है, लेंथ। अगर आप ना लिखे तो भी सही, आप लिख सकते हैं। यल बराबर क्या होगा, डेल्टा यल बाई एल। हमको क्या ज्ञात करना है, डेल्टा यल।
ई की वैल्यू हमारे पास है, तो क्या हो जाएगा, ठीक, डेल्टा एल को यही वैल्यू देते हैं। एल की लंबाई कितनी दी गई है, एल की लंबाई 4 × 10⁻³ दे दी गई है। आपको जब डेल्टा एल निकालना होगा तो इन दोनों का क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तो हो जाएगा डेल्टा एल इक्वल टू 10 के पावर 4 है, 10 के पावर 3 है, तो ये क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ पे 10 के पावर -1 बचेगा, 16 चौका 64, यानी 6.4 × 10⁻⁻1। तो डेल्टा एल की जो लंबाई आएगी क्या हो जाएगी, एक इसमें और कम हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 0.64 mm, 0.64 मिलीमीटर। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है, बुक से मैच किया है। ये आपका न्यूमेरिकल में देख लीजिए, किसी भी टाइप का कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, इस्पात की एक छड़ की लंबाई 4 मीटर दी गई है। ठीक है, इसका अनुप्रस्थ काट 25 मिलीमीटर है। इस पे क्या किया जा रहा है, 20 किलोन्यूटन का लोड लगाया जा रहा है। छड़ में उत्पन्न प्रतिबल विकृति लंबाई में वृद्धि का मान तथा ई की वैल्यू इतनी दी गई है। तो मैंने सारे वैल्यू को एक यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है। ई का वैल्यू एलजीटी है, इसको मैंने क्या किया है, मिलीमीटर में चेंज कर लिया है। ये सेम है, इसको मैंने न्यूटन में चेंज कर लिया है। स्ट्रेस का फार्मूला होता है प्रतिबल बराबर क्या होता है, लोड अपॉन एरिया या फिर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, वो यही चीज है, आईआरएफ यही है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स यही दिया गया है। ठीक है, तो यहां से हमारा ये वैल्यू आ गया 32। फिर यंग्स मॉड्यूलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, यहां से मैंने इसको चेंज कर लिया, इंटरचेंज करके वैल्यू ला दिया। फिर स्ट्रेन इन लेंथ, यहां से इसकी वैल्यू आ गई डेल्टा एल वैल्यू। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट यूनिट का बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। आप न्यूमेरिकल्स को ध्यान से देखिए, जिस तरीके से मैं साफ कर रहा हूँ पॉइंट वाइज देखिए उसको, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अभी तक मैंने जितने भी फार्मूले बताए हैं उन्हीं फार्मूलों का यूज करना है। और सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट वे न्यूमेरिकल लगाने का ये है कि आपके पास पहले जो डाटा है, आपके पास जो भी पहले डाटा है, उस डाटा को आप क्या करेंगे, उस डाटा को आप नोट डाउन कर लीजिए। डाटा नोट डाउन करने के बाद आप ये देखिए कि हमको क्या फाइंड करना है और क्या क्या चीजें हमारे पास दी गई हैं। ठीक है, फिर आप उन्हीं के हेर फेर से, फार्मूलों के हेर फेर से आप उस चीजों को काफी आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल और लगाते हैं। चलिए न्यूमेरिकल और लगाते हैं। न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़िएगा। 1 मीटर लंबा छड़ का व्यास, 1 मीटर लंबी छड़ का व्यास ज्ञात करिए। मतलब 1 मीटर लंबी छड़ का व्यास ज्ञात करना है। यदि 16 किलोन्यूटन के तनाव बल से उसकी लंबाई में 0.65 मिलीमीटर की वृद्धि हो जाती है, छड़ के पदार्थ का यंग मापांक दिया गया है। तो मैं वैल्यू लिखता हूँ। सबसे पहले दिया है 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर लंबी छड़ का व्यास ज्ञात करिए। तो 1 मीटर लंबी छड़ यानी किया गिवन डाटा, गिवन डाटा। छड़ की लंबाई क्या दी गई है, एल की वैल्यू क्या दी गई है, छड़ की लंबाई 1 मीटर। उसका क्या ज्ञात करना, व्यास ज्ञात करना, डाया, तो मैंने लिख दिया डी ज्ञात करना। ठीक है, उस पे क्या 16 किलोन्यूटन का तनाव बल लग रहा है, यानी पी लग रहा है, 16 किलोन्यूटन का तनाव बल लग रहा है। उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही है, 0.6 यानी डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या है, लंबाई में वृद्धि है, 0.65 मिलीमीटर की हो रही है। और दिया गया छड़ का यंग मापांक
की वैल्यू दे दी गई है। ई की वैल्यू कितनी दे दी गई है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ठीक है, अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको उसका डी ज्ञात करना है और काफी सारी बेसिक चीजें हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमको डाया ज्ञात करना है, लंबाई में वृद्धि दे दिया गया है। तो क्या कोई ऐसा फार्मूला है, क्या कोई ऐसा फार्मूला है जिससे हम ये सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं? तो सबसे पहले फार्मूला जो है वो स्ट्रेस का फार्मूला। अगर हम स्ट्रेस को फार्मूले को ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ स्ट्रेस के फार्मूले को अप्लाई करता हूँ। सिग्मा इक्वल टू P/A। P की वैल्यू कितनी दी गई 16 किलोमीटर। पहले यूनिट चेंज कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 1000 मिलीमीटर, ये क्या हो जाएगा 16000 न्यूटन। ठीक, आ जाते हैं, इसका वैल्यू क्या है 16000। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे जो रॉड है वो ऐसा सर्कुलर रॉड है, इसका डाया क्या दिया गया है, इसका डाया डी दिया गया है। ठीक है, इसका डाया डी दिया गया, लेंथ कितना दे दिया गया है 1000। तो अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा π/4 d², π/4 d² हो जाएगा, यही होगा ना π/4 d²। ठीक, तो यहां तक इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लीजिए, यहां तक इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लीजिए। सिग्मा इक्वल टू ये 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या जाएगा πd²। एक वैल्यू हमारी ये आ गई। ठीक है, एक वैल्यू हमारी ये आ गई। अब आप एक फार्मूला जानते होंगे, आप स्ट्रेस का फार्मूला लगा दिया, अब आप स्ट्रेन का फार्मूला लगा दीजिए। अब आप स्ट्रेन का फार्मूला लगा दीजिए। स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है डेल्टा L/L। डेल्टा L की वैल्यू क्या दी गई है 0.65 मिलीमीटर और टोटल लंबाई कितनी है 1000 मिलीमीटर। 1000 मिलीमीटर, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 0.00065। 0.00065। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या हुआ, ई का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब आप जानते हैं यंग्स मॉड्यूलस, इसकी वैल्यू होती है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसकी वैल्यू होती है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की वैल्यू ये दी गई है, स्ट्रेन की वैल्यू ये दी गई है, और यंग मॉड्यूलस की वैल्यू हमको पता है, यंग मॉड्यूलस की वैल्यू पता है। तो सिग्मा का वैल्यू दे दिया गया ये, इसको नोट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 16 चौका 64 में सीधे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 64 × 10⁻3 शॉर्टकट में लिख लेता हूँ अपॉन πd², ये एक ब्रैकेट में अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन को ई से भी डिनोट करते हैं और चार्ज से भी डिनोट करते हैं, कंफ्यूज मत होइए। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 0.00065 दिया गया है। ई का वैल्यू कितना दिया गया है हमारे पास, ई का वैल्यू 2 × 10⁵ दिया गया है। अब इस वैल्यू को क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना है। तो वैल्यू सॉल्व कैसे होगा, ठीक है, वैल्यू सॉल्व करने के लिए ये वाली वैल्यू क्या होगी नीचे आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, यहां से जब आप चीजें सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, मैं आपको करके दिखा देता हूं तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। ये आ जाएगा। ठीक, अब πd² हमको निकालना है। πd² के लिए क्या करेंगे 64 × 10⁻3 अपान ये सारी वैल्यू आ जाएगी।
ठीक। अब जब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, पाई को आप इस तरफ फेंक देंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। तो क्या हो जाएगा, जब इधर आएगा तो ये 7/22 हो जाएगा। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा कैसे से। जो d स्क्वायर की वैल्यू आएगी, यहाँ से d स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 156.64। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा, d का वैल्यू आ जाएगा 12.5 मिलीमीटर। 12.5 मिलीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारी वैल्यू आ गई। हमको d का वैल्यू निकालना था, d का वैल्यू आ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, एक बार ध्यान से सुनिएगा। एक छड़ दिया गया था जिसकी लंबाई 1 मीटर थी, इसका व्यास क्या करना था। उस पर 16 किलोन्यूटन का लोड लग रहा था और उसकी लंबाई में जो वृद्धि हो रही थी वो 0.65 मिलीमीटर हो रही थी। उसमें e का वैल्यू दिया था 2 × 10⁵ e का वैल्यू दिया था, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले स्ट्रेस का फार्मूला लगाया प्रतिबल का। प्रतिबल क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। तो मैंने लोड की वैल्यू रख दी, एरिया की वैल्यू रख दी। यहाँ से सिग्मा का वैल्यू आ गया, ये हमको एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। उसके बाद मैंने स्ट्रेन निकाला, स्ट्रेन की वैल्यू हमारी इतनी आ गई, ठीक। उसके बाद मैंने यंग्स मॉडुलस लगाया। जब यंग्स मॉडुलस हमने लगाया तो हमको मिल गया E स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। या तो अगर 1 और 2 को अगर आप बराबर ना करते हैं तो आप जानते हैं कि क्या होता है, यहाँ पे मैंने e रखा है, आप इसको हटा सकते हैं, ये आपका ध्यान रखने के लिए, इसको हटा दो तो आप कंडीशन से आप समझ आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे यंग मॉडुलस की जगह इसकी वैल्यू रख दी और स्ट्रेस की जगह हमने इसकी वैल्यू रख दी, स्ट्रेन आ गया, ठीक है। ये यहाँ से फिर मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया, ये वैल्यू आ गई। d स्क्वायर निकालने के लिए इतने के बटे ये दोनों कर दिया, और जब पाई नीचे जाएगा तो 22/7 होता है, तो 22/7 d स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई, d की वैल्यू नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको न्यूमेरिकल और बता देता हूँ। नोट डाउन कर लीजिए, तो न्यूमेरिकल मैं आपको कल ही बता सकता हूँ, ठीक है। या तो एक न्यूमेरिकल और आपको बता ही देता हूँ, बस एक न्यूमेरिकल और आपको कर लीजिए। ये सारे न्यूमेरिकल काफी ज्यादा तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछे जाते हैं। चलिए आइए एक न्यूमेरिकल आपको बता देते हैं लोड पे, ठीक है, जो मैंने कल बताया था, वर्किंग लोड।
हर न्यूमेरिकल में आपको पहला स्टेप यही करना है, गिवन डाटा नोट कर लेना। मैंने न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूँ, एक मिश्र धातु के बने एक बेलन की काट 50 मिलीमीटर की है। इस पदार्थ पे अंतिम प्रतिबल मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस 1000 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर लग रहा। सुरक्षा गुणांक का मान 5 मानकर यह ज्ञात करिए कि अधिकतम अक्षीय संपीड़न बल मतलब एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स कितना लगाया जा सकता है। काफी आसान न्यूमेरिकल, ज्यादा कुछ है नहीं। तो सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ। एक मिश्र धातु के बने बेलन की काट का व्यास 50 मिलीमीटर मतलब व्यास दे दिया है। एक ये बेलन है, एक ये बेलन है, इसकी जो डायमीटर है वो क्या दिया गया है, वो 50 मिलीमीटर दिया गया है, 50 मिलीमीटर का है, ठीक है। इस पे अंतिम प्रतिबल मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू लग रही है। कल मैंने आपको फार्मूला लिखा है, अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू लग रही है 1000 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सुरक्षा गुणांक फैक्टर ऑफ सेफ्टी जिसको हम केवल एस नाम से बुलाते हैं, इसकी वैल्यू क्या दे दी गई है, इसकी वैल्यू 5 दे दी गई है, ठीक है। तो इस पे हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा, इस पे हमको सबसे पहले वर्किंग स्ट्रेस ज्ञात करना होगा। वर्किंग स्ट्रेस ज्ञात करने के बाद जब हमको पता हो जाएगा कि इस बॉडी पे कितना स्ट्रेस लग रहा है, तो फिर हमको क्या दे दिया गया है, हमको दे दिया गया है लोड की वैल्यू दे दी गई है, मास उसका वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। इसका सबसे पहले क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया इसका क्या होता है, π/4 * d स्क्वायर, π/4 मल्टीप्लाइड बाय 50 * 50। एरिया इसका आ जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मेरे पास इसका डाटा है तो मैं नोट कर ले रहा हूँ। 1963.5 mm स्क्वायर एरिया इसका, ठीक है। 1963.5, ठीक है। एरिया आ गया। उसके बाद कल मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब अधिकतम बल या फिर अधिकतम क्या था, अधिकतम प्रतिबल। उसके बाद था वर्किंग स्ट्रेस। मैंने आपको नोट का एग्जांपल दिया था, मैं जो लिख रहा हूँ ये वर्किंग स्ट्रेस है, लेकिन अगर हम इस पे पंच मारने लगे या फिर इस पर ज्यादा लोड लगाने लगे, जितना मैं लगा सकता हूँ, तो वो अल्टीमेट हो जाएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू दे दी गई है 5, ठीक है। अल्टीमेट की वैल्यू कितनी है, अल्टीमेट की वैल्यू है 1000, ठीक है। यहां से वर्किंग स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी, मैं वर्किंग स्ट्रेस का वैल्यू आपको बता देता हूं, 200 आ जाएगा। यहां से आ जाएगा वर्किंग स्ट्रेस में शॉर्टकट में लिख देता हूं, इसका वैल्यू आ जाएगा 200 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। वर्किंग स्ट्रेस का वैल्यू आ गया 200 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप जानते हैं वर्किंग स्ट्रेस का फार्मूला हमारा आ गया, मतलब यानी वर्किंग स्ट्रेस मतलब हमारा स्ट्रेस का वैल्यू आ गया है। स्ट्रेस की वैल्यू आ गई है तो लोड अपॉन एरिया से हम लोड निकाल सकते हैं। हमको इसमें क्या बोला है, हमको इसमें लोड निकालने के लिए बोला है। कैसा लोड निकालने के लिए बोला है, कंप्रेसिव लोड। हमको इसमें क्या बोला है, कंप्रेसिव लोड वैल्यू बोला है, P की वैल्यू बोला है। यानी हमको किसकी ऐसे लिखता हूं तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। हमको इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कंप्रेसिव लोड यानी P की वैल्यू निकालनी है। अब हमको यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। स्ट्रेस की वैल्यू मिल गई है, स्ट्रेस यानी ये क्या है, वर्किंग स्ट्रेस है, यानी वही स्ट्रेस है, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस इसका भी फार्मूला सेम होता है, वर्किंग स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एरिया। लोड अपॉन एरिया, लोड की वैल्यू कितनी दे दी गई है, लोड हमको ज्ञात करना है, तो लोड की जगह मैं लिख देता हूं P हमको ज्ञात करना है। एरिया की कितनी वैल्यू है, 1963.5, 1963.5,
वर्किंग स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आई है 200। साफ कर लीजिए P इक्वल टू 200 मल्टीप्लाइड बाई 1963.5। तो यहाँ से लोड की वैल्यू आ जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ 392,700। 392,700 ये क्या आ जाएगा, ये न्यूटन में जाएगा। अगर हम इसको किलो न्यूटन में बदलना चाहें तो 3 जीरो हटा देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 392.7 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल होगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। एक रॉड दिया गया था जिसका डाया दिया गया था 50 मिलीमीटर। इस पे अल्टीमेट स्ट्रेस, इसका मैक्सिमम स्ट्रेस जो लग रहा था वो 1000 था और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 दे दिया गया था और बोला था लोड ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका एरिया निकाल लिया, एरिया π/4 d² से एरिया आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे लोड निकालना है उसमें। तो लोड निकालने के लिए मुझे उस पे स्ट्रेस चाहिए। कौन सा स्ट्रेस चाहिए, अल्टीमेट स्ट्रेस नहीं चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमम स्ट्रेस है, ये कुछ ही टाइम के लिए लगेगा, ठीक है ना, और उसको तोड़ देगा। मुझे नॉर्मल स्ट्रेस चाहिए या फिर वर्किंग स्ट्रेस चाहिए। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फार्मूला हमने लगा के अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस से वर्किंग स्ट्रेस निकाल लिया। जब वर्किंग स्ट्रेस आ गया तो लोड अपॉन एरिया से मैंने लोड निकाल लिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 6 में बस इतना ही, ठीक है। फिर हम कल मिलते हैं लेक्चर नंबर 7 के साथ। ओके, थैंक यू।